दोस्तों 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण यानी कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरिम बजट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है जी, पार्लियामेंट में इंटरिम बजट। नंबर वन, ये वर्ड जो है आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, इंटरिम बजट। ठीक है जी, इंटरिम बजट देखेंगे हम क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस बजट के, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, किन किन सेक्टर पे क्या क्या बातें कही गई हैं, किस चीजों में हमने इंक्रीज हुए हैं, किस चीज में हम डिक्रीज हुए हैं, इन सब एरियाज पे हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हेल्प करने वाले 2024 में जितने भी एग्जाम्स अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपको इधर से सवाल आएंगे, चाहे वो आपका आईएएस का प्रीलिम क्यों ना हो, और उसके बाद में आपका आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर का भी अपकमिंग एग्जाम है, और बाकी भी सारे एग्जाम जेके एसएसबी के एग्जाम्स है। बजट के ऊपर आपको एक सवाल पूछा जाएगा, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं की फीचर्स ऑफ बजट 2024-2025। ठीक है जी, वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इत्मीनान से आप बैठें। ठीक, एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। एज इट इज गवर्नमेंट की साइड से चीजें निकाल के मैंने इधर रख दी हैं, जो मैं आपके साथ आने वाले टाइम में अभी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं अपना बजट। दोस्तों बजट से पहले नंबर वन आपको यह पता होना चाहिए इंटरिम बजट क्या होता है और बजट क्या होता है। बजट तो हमेशा सुनते आए आप, इंटरिम बजट में हम समझते हैं। ठीक है, इंटरिम बजट 2025 की हाइलाइट्स हम पढ़ने वाले हैं। चलिए जी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इंटरिम बजट ऑन February 1 एंड शी इंट्रोड्यूस बजट फॉर द 6th टाइम। जब से वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बने हैं, अब ये जो उन्होंने बजट इंट्रोड्यूस किया, 6th टाइम बजट इंट्रोड्यूस किया। एक सवाल आपका ये बन गया, ये सवाल आपका एक बन गया कि निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने कितनी दफा बजट को इंट्रोड्यूस किया है, तो आप बोल देंगे कितनी दफा, 6 बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। बात करते हैं बजट की। अभी इंटरिम बजट की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ बजट की बात कर रहे हैं दोस्तों। बजट नंबर वन, ये जो बजट वर्ड दिख रहा है ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन है ही नहीं, बजट वर्ड ही नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट के लिए वर्ड यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अंडर आर्टिकल 112 of Indian Constitution deals with the union budget of the year which is referred to as annual financial statement। तो आपको ये भी पूछ सकता है, बताओ बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम है? बजट ही है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कुछ भी है, तो आप बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये होता क्या है बजट, पहले आप ये समझें। देखो दोस्तों, बजट का मतलब ये है कि आने वाले साल में कितना पैसा आएगा, ठीक है, कहां कहां से आएगा, एक एस्टिमेशन, और ये पैसा कहां कहां किन किन एरियाज में लगेगा, ये भी एस्टिमेशन है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये भी एस्टिमेशन है कि पैसा कहां से आएगा और कहां कहां पे लगेगा। इस एस्टिमेशन को बजट बोलते हैं। एस्टिमेशन को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। इट इज द स्टेट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट। रिसीट का मतलब होता है इनकम, पैसे का आना, और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है स्पेंडिंग, पैसे का जाना, पैसे का खर्चा होना। ये दो ही चीजें बजट में डिस्कस किए जाते हैं, दो ही कंपोनेंट बजट के होते हैं। इन ए फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर आपका आप देखेंगे 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम जो है आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर तो आपका देखेंगे जनवरी से दिसंबर तक होता है, लेकिन फाइनेंस से जुड़ा हुआ ईयर जो है हमारा, ये आपका अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये भी बात, ये भी आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कभी कभी, ये भी। आइए समझते हैं इंटरिम बजट और रेगुलर बजट क्या है। अभी इस दफा में इंटरिम बजट, इंटरिम का मतलब होता है प्रोविजनल, टेम्पररी, फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए। तो ये बजट जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये कुछ टाइम के लिए इंट्रोड्यूस किया। आप बोलेंगे सर कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए क्यों किया गया? बिकॉज इस साल होने हैं इलेक्शन। 2024 में क्या होने हैं दोस्तों? इलेक्शन। ठीक है जी, मे भी इलेक्शन आपके अप्रैल में हो जाए, सपोज मे भी इलेक्शन आपके सितंबर में हो जाए, हो गए ना। तो जब इलेक्शन हो जाएंगे तो नई गवर्नमेंट चुन के आएगी, तो नई गवर्नमेंट जब चुन के आएगी तो वो नया बजट पास करेगी। इसी वजह से पूरा का पूरा बजट नहीं पेश किया जाता है, इंटरिम बजट होता है। जिस भी साल में इलेक्शन हो, दोस्तों हर साल आपको पता है फेब में बजट आता है, हर साल फेब में बजट आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। लेकिन जिस साल में आप देखेंगे इलेक्शन होने हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होने हैं, तो 5वां साल जो होगा उसमें 2 बजट आते हैं, 2 बजट आते हैं। एक तो इंटरिम बजट आता है, दूसरा पूरा का पूरा रेगुलर बजट आता है। इंटरिम बजट कुछ टाइम के लिए आता है, जब तक कि इलेक्शन ना होते। इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद में फुल बजट आएगा,
जिसे हम अपना प्रॉपर बजट बोलेंगे। तो आपको 2024 में 2 बजट देखने को मिलेंगे और आप 2 बजट को पढ़ोगे। चलो अब पढ़ना है हमने इंटरिम बजट। चलो इंटरिम बजट कुछ पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, फिर भी देख लेते हैं। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट इंटरिम बजट जस्ट बिफोर द जनरल इलेक्शन। However, there is no constitutional provision present in the interim budget. ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इंटरम बजट इशू करना जी इलेक्शन से पहले, ऐसा है नहीं, ठीक है नहीं, बट फिर भी किया जाता है। विदाउट एनी डिस्कशन इन लोकसभा इंटरिम बजट गेट पास्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल बजट जब भी आएगा दोस्तों, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, फिर वो पास किया जाता है। लेकिन इंटरिम बजट पे कोई डिस्कशन नहीं होती, ये सीधा ही पास कर दिया आपका जाता है। इंटरिम बजट एनुअल इनकम और एक्सपेंसेस, जो इनकम आएगी और खर्चा जो होगा फॉर द होल ईयर आर मेंशन, ये मेंशन होता है नो डाउट। दोज फ्यू मंथ्स आर ऑल्सो मेंशन टिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट टेक्स चार्जेस, ठीक है। देखो, जब गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट आएगी, इसके बीच का जो टाइम है उसके बारे में भी लिखा होता है, बट दे कैन नॉट एनी मेंशन द सोर्स ऑफ इनकम इन द इंटरिम बजट, ठीक है। लेकिन इसको मेंशन नहीं किया जाता, इस पर चर्चा नहीं की जाती, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ये भी बात समझ लें, ठीक है दोस्तों। अगर डिस्क्लोज कर देंगे ना, डिस्क्लोज कर देंगे तो मे बी आने वाले इलेक्शन में इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को बेनिफिट हो जाए, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को बेनिफिट हो जाए। फॉर एग्जांपल के लिए अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी इस बजट में अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स डाल दे, ठीक है जी। टैक्स स्लैब्स आपकी बहुत ज्यादा घटा दे, ठीक है जी, टैक्स स्लैब्स आपकी घटा दी जाए, तो आने वाले आप देखेंगे इलेक्शंस में इनको फायदा हो जाएगा ना, वोट बैंक बन जाएगा। तो इसलिए ये सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की जाती, ये इंटरिम बजट होता है। और इंटरिम बजट आपका खत्म हो जाएगा जब दूसरी सरकार पावर में आएगी। और नॉर्मल बजट जो है, जिसे हम यूनियन बजट बोलते हैं, इट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोन एज यूनियन बजट। द पासिंग ऑफ यूनियन बजट इज डन आफ्टर द कंप्लीट डिस्कशन। इंटरिम में डिस्कशन नहीं होती, इसमें डिस्कशन होती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनियन डील्स विद इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दें। अदर पार्ट डील विद द गवर्नमेंट प्लान टू रेज फंड थ्रू डिफरेंट मेजर यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स टू डेवलप द कंट्री। दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि गवर्नमेंट ये पैसा कैसे रेज करेगी, कैसे रेज करेगी, भाई टैक्सेशन से करेगी, नॉन टैक्सेशन से करेगी, लोन से करेगी, समझ रहे। डिफरेंट तरीके होते हैं। इस वीडियो में नहीं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पैसा कहां कहां से आता है और कहां कहां पे लगता है, आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, अब वो भी देखना। चलो जी, नाउ अभी हम शुरू करेंगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला ये वर्ड देखें, विकसित भारत। सबसे पहले ये वर्ड देखें, विकसित भारत। देखो, हर साल का जो बजट होता है ना, उसका एक थीम होता है, बजट का एक थीम होता है। और यहां पे जो इंटरिम बजट 2024 है, इसका थीम क्या है, विकसित भारत, डेवलप भारत, डेवलप्ड इंडिया, ठीक है जी। और बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पे सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है, पूरा 2027 तक हम क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। अभी डेवलपिंग है, अब डेवलप हो जाएंगे। चलो जी, देखो, विजन, प्रॉस्पर्स भारत इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। चले दोस्तों, डेवलपमेंट मंत्र, डेवलपमेंट मंत्र। चलो जी, अब यहां पे देखें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेंशन किए गए हैं। सबका साथ सबका विकास, मतलब कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, ठीक है जी। ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक्ड बाय सबका विकास, ठीक है जी। सबका साथ भी होना चाहिए, सबका विकास, सभी की डेवलपमेंट भी होना चाहिए और सबका विश्वास भी होना चाहिए, और ये बात हमने की है। और हम चाहते हैं कि इंडिया एक डेवलप नेशन बन जाए 2047 तक, 2047 तक। दोस्तों, इस पूरे के पूरे इंटरिम बजट में ज्यादा बातें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर्स पे बात की गई है। इससे पहले आप ये समझे, मिस्टर मोदी जो है, इन्होंने एक स्पीच में ये मेंशन किया था कि उनके हिसाब से इंडिया में 4 कास्टेज हैं, उनके हिसाब से इंडिया में 4 कास्टेज हैं, और ये बजट उन्हीं पे फोकस करता है। उनके हिसाब से जो 4 कास्टेज हैं, वो कास्टेज नहीं जो हम लोग बोलते हैं, वो कास्टेज नहीं है, ये इनके हिसाब से कास्ट बोलता है। जो एक कास्ट है वो है पुअर की, गरीब बंदा जो है, एक कास्ट वो है। दूसरा कास्ट है फार्मर की, जिसे बोला जी अन्नदाता, वो क्या है, अन्नदाता। तीसरी कास्ट है विमेन की, तीसरी कास्ट है विमेन की। और चौथी कास्ट जो है, ये यूथ की, चौथी कास्ट क्या है, यूथ की, ठीक है जी। अब बीजेपी गवर्नमेंट इन चीजों पे फोकस कर रही है और बोल रही है हमारे हिसाब से ये 4 कास्टेज हैं, और इन चारों कास्टेज की इक्वली डेवलपमेंट हमने करवानी है जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी। नाउ चलते हैं दोस्तों, चलो जी। देखो,
पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात चल रही है, ठीक है जी। चलो, सब्सटेंसिव डेवलपमेंट, ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, डिजिटल, सोशल, नहीं है इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है पढ़ना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोमोटिव फॉर्मलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, छोड़ो। डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस वाया जीएसटी, देखो क्या बोल रहे हैं जी, हमारा जो टैक्स बेस है ये बड़ा है, टैक्स बेस जो है अंडर जीएसटी ये बड़ा है, यानी कि ज्यादा लोग जो है टैक्स पे कर रहे हैं और ज्यादा कलेक्शन भी टैक्स से हो रही है। इंपॉर्टेंट, आगे इसमें पढ़ेंगे, आप फीचर पढ़ेंगे। स्ट्रेंथन फाइनेंशियल सेक्टर, ब्रॉड सेविंग, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैक टू द ट्रैक, ठीक है, कोई बात नहीं। A robust gateway for global capital, financial service for the economy, रुक जाए अभी, रुक जाए, चलो। All the parts of the country becoming active participants in economic growth, छोड़े। यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाएगा, फोकस एरियाज। फोकस एरियाज, पहला फोकस एरिया है हमारा गरीब कल्याण, देश का कल्याण, वेरी इंपॉर्टेंट, गरीब कल्याण, देश का कल्याण। गरीब कल्याण मतलब पुअर, पहली किसकी बात चल रही है, पुअर की। मिस्टर मोदी के हिसाब से पहली जो कास्ट पुअर है उनके हिसाब से बात कर लेते हैं। चलो जी, देखो क्या बोलते हैं, इन पुअर की जब हम बात कर रहे हैं, डीबीटी हैज लेड टू द सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, दोस्तों पहले क्या होता था, किसी भी अगर गवर्नमेंट को किसी को कोई बेनिफिट देना है, कोई सब्सिडी देनी है, तो वहां पे एक मिडल मैन होता था, यानी कि सरकारी अफसर होता था। तो सरकार सरकारी अफसर के पास पैसा पहुंचाती थी, सरकारी अफसर आगे उनको देता था। बट आज आप देखेंगे पुअर पीपल्स को लेके, ठीक है, बीपीएल सेगमेंट को लेके डिफरेंट स्कीम्स चलती हैं और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, ठीक है। बोल रहा है इसने क्या कर दिया है, 2.7 लाख करोड़ की सेविंग इन लोगों की बनाई है। चलो जी, 25 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आगे आप तारा बनाओ, इसके आगे आपने तारा बना लेना है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। गवर्नमेंट के हिसाब से कितने लोग बाहर निकल गए हैं, 25 करोड़। 25 करोड़ लोग प्रॉपर्टी से बाहर आए हैं, 25 करोड़ लोग प्रॉपर्टी से बाहर आए हैं, ठीक है जी। चलो जी, क्रेडिट असिस्टेंट टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। अब मेरी बात समझे, स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो स्ट्रीट में कुछ सामान बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है जी, या और कोई आइटम बेच रहे हैं, उनको 78 लाख रुपीस अगर आप देखेंगे उनका जो है, इन्होंने इन इतने ज्यादा वेंडर्स को इंक्लूड किया है अपने क्रेडिट असिस्टेंस में, ठीक है जी। चलो नाउ बात करते हैं, आपको अभी तक इधर देखो क्या याद रखना है, इधर आप याद रखना है 25 करोड़ मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है जी, 25 करोड़ बाहर आ गए। नाउ बात करते हैं एम्पावरिंग द यूथ। यूथ पे बात चलती है दोस्तों, यूथ की बात चलेगी, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, 1.4 करोड़ यूथ ट्रेन अंडर स्किल इंडिया मिशन। देखो स्किल इंडिया मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिशन है, एक स्कीम है, जिसमें यूथ को डिफरेंट स्किल्स दिए जाते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो स्किल गेन करें और उनकी पर्सनैलिटी डेवलप भी हो और वो पैसा भी बनाए। चलो उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योर एस्पायरेशन ऑफ यूथ, 43 करोड़ लोन सैंक्शन अंडर पीएम मुद्रा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम मुद्रा योजना देखेंगे दोस्तों आप, मुद्रा योजना क्या है, ये यूथ को पैसा देती है बिजनेस पर्पसेस के लिए। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अपनी कंपनी बनाना चाहता है, अपनी कोई दुकान शॉप बनाना चाहता है, तो इसके अंडर वो लोन्स को अवेल किया कर सकता है। और इसमें 43 करोड़ लोन जो है ये सैंक्शन किए गए हैं। इसमें अलग से भी मैं सारी की सारी स्कीम्स के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा टाइम टू टाइम आपका, ठीक है जी। चलो याद रखें आप। अब चले जी, अब बात करते हैं फार्मर्स की, वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, अन्नदाता। अन्नदाता, चले जी, अन्नदाता की बात चल रही है। देखिए, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान, अंडर पीएम किसान स्कीम। देखो पीएम किसान स्कीम की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे इसमें कुछ असिस्टेंस दी जाती है, किसको, फार्मर्स को। असिस्टेंस कितनी है, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए पर एनम, पर एनम। किसान जो है, एलिजिबल किसान जो होंगे अंडर किसान स्कीम, उनको 6,000 रुपए हर साल गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिलती है। और वही बोल रहे हैं कि 11.8 करोड़ लोग जो है इसमें हमने क्या कर दिए हैं, अभी तक एनरोल कराए हैं।
क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल, देखो दोस्तों मेरी एक बात समझे आप, ये जो डेटा है ना 11 करोड़ 12 करोड़, ये डेटा में भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट होगा डेटा मैं आपको बताऊंगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो स्कीम्स देख रही है ना, फसल बीमा, पीएम किसान स्कीम, ठीक है, ये जो स्कीम आ चुकी है ना करंट में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कवर करूंगा आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1361 मंडीज अंडर ई-नैम सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 3 लाख करोड़। दोस्तों मेरी बात समझना है, अब देखेंगे गवर्नमेंट का एक स्कीम है, इसको बोलते हैं ई-नैम। ई-नैम, ई-नैम का मतलब क्या होता है? ई-नैम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मंडी, ठीक है जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मंडीज हैं आपकी, ठीक है। एक मिनट में लिख देता हूं यहां पे, इलेक्ट्रॉनिक मंडीज, ठीक है। ई-नैम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मंडीज। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये नेशनल लेवल की मंडीज है, ठीक है जी, नेशनल लेवल की मंडीज है। मंडीज क्या है? ये फॉर एग्जांपल के लिए पहले किसान को अपना सामान बेचने के लिए फिजिकल आपको जाना पड़ेगा आपके पास वाली मंडीज में, और वो अपने स्टेट में ही बेचता था, अपने स्टेट में बेच सकता था, और स्टेट में जो भी कीमत उसको मिलेगी उसको बेचना। बट ई-नैम के अंडर वो क्या कर सकता है? ऑनलाइन जाके अपना सामान किसी को भी बेच सकता है, अपने स्टेट के बाहर भी बेच सकता है। इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा ई-नैम मंडी, और इसके भी बेनिफिट जो है ये लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है जी। इंक्रीजिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट एंड राइस, देखो गवर्नमेंट बोल रही है, देखो गवर्नमेंट होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी सरकार क्या करती है? किसानों से डायरेक्ट वो सामान उठा लेती है, राइस और चावल, राइस और चावल उठा लेती है, जिससे किसान को भी गारंटी मिल जाती है कि हाँ भाई गवर्नमेंट हमसे ये सामान ले लेगी, और पहले ही प्राइस सेट कर दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के भाई इतने प्राइस पे इतने प्रति क्विंटल के हिसाब से आपसे ये सामान उठा लिया जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं, अगर आप देखें यहां पे, ठीक है, यहां पे अगर आप ये डेटा देखें 2023-24 बोल रहे ये यहां पे इतना ज्यादा बढ़ गया है, लाख मैट्रिक टन, ठीक है जी। तो 38 लाख मैट्रिक टन जो है ये इन्होंने चावल किसानों से उठाया है, ठीक है जी, और 262 लाख मैट्रिक टन जो है ये वीट इन्होंने उठाया है। समझ रहे मेरी बात? तो यानी कि कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं कि चावल की प्रोक्योरमेंट तो बड़ी है, लेकिन वीट की प्रोक्योरमेंट थोड़ी सी घटी है, क्योंकि यहां पे आप देखें 433 है और चावल की बढ़ती ही दिख रही है। नेक्स्ट बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की, नारी शक्ति की, वुमेन एम्पावरमेंट की, नारी शक्ति की। देखो अब यहां पे बोलता है 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन डिसबर्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है जी। अभी ऊपर देखा था हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, उसमें से बोल रहा है 30 करोड़ जो है वुमेन की भी हेल्प हुई है। चलो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, डेटा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है ये। चलो जी, इंक्रीज फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाय 28% इन 10 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट। देखो 10 साल मोदी सरकार को हो गए, मोदी सरकार को 10 साल हो गए। अब इनका दावा यह है कि पिछले 10 साल में 28% जो लड़कियां हैं ये ज्यादा आपको हायर एजुकेशन में इनकी एनरोलमेंट देखने को मिलती है, ठीक है जी। और राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। एक तो एजुकेशन में भी इनका नंबर बढ़ा है 28%, और यहां पे लेबर फोर्स यानी कि लड़कियां जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही हैं वो भी आपको देख रहे हैं, जहां कि 2017-18 में 23.3% की लेबर फोर्स विमेन थी, अभी आप देखेंगे 23 और 22 एंड 23 में ये पहुंच के हो गया कितना 37.0, मतलब 37% का ये पहुंच गया है। नेक्स्ट 43% ऑफ फीमेल एनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज, देखो क्या बोल रहा है, 43% फीमेल जितने भी स्टेम कोर्सेज हैं उसमें से 43% जो है फीमेल की पार्टिसिपेशन हुई है वहां पे। अब स्टेम का मतलब देखो क्या है, स्टेम का मतलब चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टेम का मतलब है यहां पे साइंस, देन टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है जी। ये चार इन कोर्सेज में विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ती दिखी है, 43% इन्हीं की है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाय 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
टू बिकम लखपति दीदीज। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लखपति दीदीज का एक कॉन्सेप्ट नया निकल के आ रहा है इंडियन इकोनॉमी में। देखो, हु आर दिस लखपति दीदी स्कीम्स? देखो, एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। अब ये स्कीम क्या बोलती है? बोलती है वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। ठीक है, इसमें लखपति दीदीज क्या बोल रहे हैं? इनको हम क्या करेंगे? स्किल्स देंगे। गांव गांव में जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब होता है एक लड़कियों का एक ग्रुप होगा जो आपस में कंट्रीब्यूशन करके, कोऑपरेट करके डिफरेंट काम करेंगी। इनका ग्रुप होगा और काम करके ये पैसा कमाएंगी। ठीक है, पैसा तब कमाएंगे जब इनके पास स्किल होगा। ठीक है, अब इनको स्किल जो है देने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है, अंडर आप बोलेंगे लखपति दीदी स्कीम। बोल रहे जी इनको स्किल दी जाएगी। स्किल कैसे देंगे? जैसे कि एलईडी बल्ब बनाने की नॉलेज, एलईडी बल्ब बनाने की नॉलेज। अच्छा जी, ड्रोन रिपेयरिंग की नॉलेज, ड्रोन रिपेयरिंग की नॉलेज, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है जी, तो ये बात है लखपति दीदी। इनके बारे में भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी हमारी, ठीक है, जो इन्होंने बैकग्राउंड बताई। दोस्तों, पूरा का पूरा बजट अभी तक आया नहीं है। की फीचर्स उन्होंने कुछ बताया, अपनी अभी तक क्या बता रहे हैं, अपनी आप कह सकते हैं कि हमने क्या क्या एडवांसमेंट की है उसके बारे में बता रहे हैं जी। इतना जी वुमेन को लोन दे दिया जी, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी बातें चल रही है। ठीक है जी, चलो जी, किसानों की स्कीम देख लिया हमने, पीएम किसान देख लिया। ठीक, नाउ बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर अमृतकाल। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अमृतकाल के लिए? दोस्तों, अभी आप देखेंगे हमारा देश में जो है पोल्यूशन का जो परसेंटेज है ये बहुत ज्यादा बाकी मुल्कों के हिसाब से। तो हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट कैसे करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है कि डेवलपमेंट भी हो और बेड़ा गर्क भी ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के डेवलपमेंट ऐसी हो कि आने वाले कई जनरेशन तक वो सस्टेन करे। मतलब ये नहीं है कि हमने तो आज डेवलपमेंट कर ली और सब कुछ तबाह कर दिया और अगले वाली जनरेशन जो है वो तबाह हो जाए। ऐसा नहीं काम करना है। चलो जी, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है आपकी कार्बन एमिशन की। कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन क्या है? जब आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज रन करते हैं, ऑटोमोबाइल्स रन करते हैं, गाड़ियां चलती है, तो उसमें कार्बन निकलता है। कार्बन आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। बहुत ज्यादा पोल्यूटेड, एक तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है और उसके साथ में टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है और बड़े सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो पूरी की पूरी दुनिया बोलती है कि कार्बन किस तरीके से कम किया जाए। इंडिया का भी ये प्रण है कि 2070 तक हम क्या कर देंगे? नेट जीरो कार्बन एमिशन। नेट जीरो कार्बन एमिशन, कमिटमेंट टू मीट। ठीक है जी, हमारी कमिटमेंट है कब तक? 2070 तक। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 2070 तक नेट जीरो हम कर देंगे। चलो जी, अब वो कैसे करेंगे? चलो जी, फंडिंग फॉर विंड एनर्जी। देखो, अगर आपको कार्बन कम करना है तो आपको रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं। और वो कैसे है? वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल के लिए सोलर एनर्जी, फॉर एग्जांपल के लिए विंड एनर्जी, फॉर एग्जांपल के लिए न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है जी, उसके बाद बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये एनर्जी। बट कोयला जलाओगे तो उससे तो कार्बन एमिशन हो गई, फॉसिल फ्यूल जलाओगे, पेट्रोल जलाओगे, डीजल जलाओगे तो उससे तो एमिशन होगा। ठीक है, तो वो बात चल रही है कि हमें क्या करना है इनके बारे में। अब इधर एक और बात इंपॉर्टेंट आती है, सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन, लिक्विफिकेशन कैपेसिटी एंड फेज मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी, पीएनजी एंड कंप्रेस्ड बायोगैस। दोस्तों, यहां पे आप ध्यान दें बायोगैस पे, बायोगैस पे। ठीक है जी, यहां पे देखिए आप, सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी का मतलब आपका पाइप्ड नेचुरल गैस एंड बायोगैस। बायोगैस दोस्तों वो गैस होती है जो आप बनाते हैं एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, काउडंग वगैरह, जैसे गोबर गैस भी बोल देते हैं जैसे हम। ठीक है जी, और बाकी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे घरों में हमारा कुछ खाना बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं तो उससे एक गैस बनती है जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। इस बायोगैस में आप देखेंगे ज्यादातर आपको मिथेन देखने को मिलती है। मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है इसमें, नो डाउट, अदर गैसेस भी हैं, ज्यादातर इसमें क्या होती है? मिथेन। और ये कंपैरेटिवली लेस पोल्यूटिव होती है, इससे पोल्यूशन कम होता है। ठीक है जी, चलो जी, तो वो बात चल रही है। अब यहां पे ये भी बात बोली जा रही है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी प्रोक्योरमेंट ऑफ बायो एग्रीगेशन मशीनरी, जिससे ये बायोगैस प्लांट्स लगाने हैं, जो भी बंदा अगर लगाएगा, जो कोई कंपनी लगाएगी, तो गवर्नमेंट उसको क्या है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस या सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करेगी, जैसे अभी सोलर पैनल्स के लिए भी किया जाता है।
आगे रूफटॉप सोलराइजेशन, ठीक है जी। रूफटॉप आप देखेंगे लोग जो है अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी अनेबल टू ऑब्टेन 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, ठीक है जी। सोलराइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, अब सोलराइजेशन होने से आप देखेंगे कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात चल रही है। मे बी आने वाले टाइम में ऐसा हो। अगला इंपॉर्टेंट भाई, अडॉप्ट करेंगे ई बसेस को फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, हो ही रहा है, ठीक है। आजकल आप देखेंगे पब्लिक बसेस जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं, उसमें आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं पेट्रोल डीजल वो नहीं यूज हो रहा, ठीक है जी। तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, तो ई बसेस हो गए। स्ट्रेंथनिंग ई व्हीकल इकोसिस्टम बाय सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग, ये चल ही रहा है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अभी स्कूटीज आ गई हैं, ऑटो रिक्शाज आ गए हैं, बसेज आ गई हैं, वही बात चल रही है। चलो नेक्स्ट, अगर आप देखें बोल रहा जी परसेंटेज इंक्रीज इन नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। फॉसिल फ्यूल्स के बिना जो इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे हैं वो हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती हमें नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे नवंबर 2023 के डेटा के हिसाब से 43.9% से ये बढ़ा है। पहले कितना था 2014 में, 32.3% से बढ़ के 43.9% हो गया है, ठीक है जी। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट आपको, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं और हमारे सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस की बात करते हैं, तो यहां पे आपको बोलते हैं मोर देन 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस रिलीज्ड अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से। जो हमारे सिलेंडर है, सिलेंडर आप देखेंगे बीपीएल वुमेन को अंडर बीजेपी गवर्नमेंट आप देखेंगे मोदी सरकार के अंडर फ्री गैस कनेक्शन जो है वो दिए गए हैं, उन्हीं की बात चल रही है। 10 करोड़ से ज्यादा ये गैस कनेक्शन जो है ये बांटे जा चुके हैं और भी बांटे जाएंगे अलग। 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब्स, 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइट्स एंड 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर उजाला स्कीम, ठीक है जी। तो एलईडी बल्ब्स जो हैं ये किसके अंडर आ रहे हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन उजाला स्कीम के अंडर आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड उज्ज्वला योजना के अंडर एलपीजी गैसेज आ रहे हैं। ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट आपके लिए। 1.3 एलईडी स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल अंडर SNLP, ये थोड़ा सा गलत हो गया इधर, ये होना चाहिए SLNP, ठीक है। स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट आप देख रहे हैं गांव गांव में स्ट्रीट लाइट लगा रही है, उसी की बात चल रही है। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात चल रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारे रेलवेज, हमारे रोडवेज, हमारे एयरपोर्ट्स, ठीक है, इनको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। और क्या बढ़ा है इस पे बात कर लेते हैं। चलो बोलते हैं जी इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स अंडर पीएम गति शक्ति टू इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। दोस्तों इंडियन रेलवे को और ज्यादा वाइडन करने की कोशिश की जा रही है, इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रमोशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होगी। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट, बायलेटरल मतलब इंडिया दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट करेगा, कोई दूसरा मुल्क इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एक्सिस्टेंट एयरपोर्ट्स, जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं उसको एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है जी। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स, उनकी न्यू एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, उनकी डेवलपमेंट होगी अंडर उड़ान स्कीम। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है जी। इसको आप थोड़ा सा लिख लेना कहीं पे, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये भी बात चल रही है कि मतलब एयरपोर्ट्स पे देखो रेलवेज को वाइडन करने की बात की जा रही है, ज्यादा रेलवे कनेक्शन बनाने की बात की जा रही है, एयरपोर्ट्स नए बनाने की एक्सपेंशन की बात चल रही है, ठीक है। चलो प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वायो मेट्रो रेल एंड नमो भारत, ये ट्रेन है आपकी, ट्रेन है, ठीक है जी, मेट्रो एंड नमो भारत। बोल रहा जी जो अर्बन एरियाज है वहां पे क्या और ज्यादा एक्सपैंड की जाएगी मेट्रो, जहां पे मेट्रो नहीं है वहां पे बनाई जाएगी, ठीक है। वही बात आपकी यहां पे चल रही है, ठीक है। अगर आप यहां पे थोड़ा सा ये डेटा देखें, फिजिकल स्ट्रक्चर का डेटा देखें ध्यान से समझें। नंबर 1 नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं, ये किलोमीटर्स में बताया गया, ठीक है जी। चलो जी फाइनेंशियल ईयर 15 में अगर आप देखेंगे तो ये आपका लगभग 97,000 किलोमीटर्स के आसपास था, 97,000 किलोमीटर के आसपास था। बट यही बढ़ के आप देखेंगे 1,44,634 किलोमीटर्स में एक्सपैंड हमारा ये एरिया हुआ है नेशनल हाईवेज की जब हम बात करते हैं, ठीक है जी। दूसरा इसके बाद एयरपोर्ट्स की बात कर ले दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 15 में
74 एयरपोर्ट्स थे, वो बढ़ के आज आप देखेंगे 149 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डेटा इंपॉर्टेंट, एयरपोर्ट का डेटा इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप इसको याद रखें, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है दोस्तों उन एरियाज का, उन लोगों का डेवलपमेंट भी हो जो सबसे पीछे है, जो सबसे पीछे है। चलो जी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू असिस्ट स्टेट्स इन फास्टर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात जब हम चल रही है। चलो यहां पे अगर आप देखें इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 112 डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर लैक पॉपुलेशन, यहां पे भी आपको ये देखने को पड़ता है। और यहां पे नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ें इसको परे। हाँ, हेल्थ, हेल्थ पे जब बात आ रही है तो ये एक बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा आपका, क्या? सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन, सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन। दोस्तों अभी ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही करंट में घूम रहा है, सर्विकल कैंसर, सर्विकल कैंसर। देखो अभी बोल रहा है जी सर्विकल कैंसर जो वैक्सीनेशन है गर्ल्स के लिए 9 to 14 ईयर्स के बीच में है, इसको एनकरेज किया जाएगा ताकि वो सर्विकल कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बच सके। सर्विकल, दोस्तों सर्विकल कैंसर आप समझे क्या है? सर्विक्स का, सर्विकल कैंसर जो है आपका ये सर्विक्स का कैंसर है, सर्विक्स, 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 सर्विक्स। अगर आप देखेंगे जो यूट्रस है, एक वुमेन का यूट्रस जो होता है उसका ही एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स। तो वहां पे आप देखेंगे कुछ सेल्स जो है ये ग्रो करना शुरू करते हैं जिसे हम कैंसर बोल देते हैं। तो ये सर्विक कैंसर जो है इट इज रिलेटेड टू यूट्रस, ठीक है जी। वूम जो है एक बच्चे का या फिर एक लड़की का, उसे हम सर्विक कैंसर बोल सकते हैं, सर्विकल कैंसर। नेक्स्ट है दोस्तों सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 टू बी एक्सपीडिटेड फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन डिलीवरी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण। देखो सिंपल, पोषण समझते हैं न्यूट्रिशन, ये बात क्या चल रही है? न्यूट्रिशन की। बोल रहे जी इसको भी बढ़ाना है, ऑलरेडी है, अब इसको न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे। न्यूट्रिशन किसके लिए? विमेन के लिए। न्यूट्रिशन देखेंगे बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए, ठीक है जी। तो इनकी बात जो है इसकी चल रही है, इसके ऊपर खास ध्यान दिया जाएगा। चलो जी, हेल्थ कवर अंडर आयुष्मान भारत टू बी एक्सटेंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। आयुष्मान भारत अगर आप देखेंगे 5 लाख रुपीज, ठीक है जी, एक बंदे का बीमारी का जो खर्चा है ये सरकार उठाती है, 5 लाख रुपीज। आयुष्मान भारत, मोदी कार्ड भी बोल देते, जिसको गोल्डन कार्ड भी बोल देते कई लोग, उसको क्या किया जाएगा? एक्सटेंड किया जाएगा टू आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को भी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इंक्लूसिव डेवलपमेंट और हाउसिंग की बात चल रही है दोस्तों, हाउसिंग की बात चल रही है। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है? अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, दो तरीके की प्रोग्राम दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि जो रूरल एरियाज में है। वहां पे बोल रहा है इट इज क्लोज टू अचीव टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेज। देखो इसका जो टारगेट था ना कि भाई 3 करोड़ हाउस हमने बनाने हैं, तो ये फुलफिल तो नहीं हो पा रहा है अभी तक, लेकिन ये पास में है, जल्दी अचीव कर लेंगे, ये गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है जी। एंड एडिशनल 2 करोड़ टारगेटेड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और भी बनाए जाएंगे, अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और भी बनाए जाएंगे, ये आप याद रखें, ठीक है जी। चलो जी, यहां पे अगर आप देखेंगे बजट का एस्टीमेट अगर आप देखें, ठीक है जी, तो ये 2023 और 24 में वहीं का जहां था आपका 79,590 करोड़ रुपीस, वो बढ़ के 80,671 करोड़ रुपीस हो चुका है। किसके लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, यानी कि जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर देने की बात चल रही है, और इसका जो दायरा है उसको एक्सपैंड किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? आपकी सरकार कह रही है। टूरिज्म की बात चल रही है दोस्तों, टूरिज्म आप देखेंगे डेवलप किया जाएगा। स्टेट विल बी एनकरेज, हम क्या करेंगे? स्टेट को एनकरेज करेंगे टू अंडरटेक डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस टू अट्रैक्ट बिजनेसेस, प्रमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जाम्पल दी गई है दोस्तों आपको G20 की। G20 देखो क्या बोल रहा है? बोल रहा है 60 प्लेसेस में किएगी, जो हमारे देश की डाइवर्सिटी ग्लोबल ऑडियंस को दिखाती है, ठीक है। डिफरेंट एरियाज में आपको देखा 2023 की जो
चेयरमैनशिप तो वो इंडिया के पास थी और इंडिया के डिफरेंट कोनों में G20 की मीटिंग्स हुई, ठीक है। और जो लोगों को बता रहा है हमारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट टू एनकरेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज विल बी टेकन इन आइलैंड्स इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की भी देखो इंपॉर्टेंट बात की गई है दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है आइलैंड्स में पोर्ट बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, टूरिज्म एनहांसमेंट, इन सब चीजों पे भी ध्यान रहेगा गवर्नमेंट का। ये हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है दोस्तों। आगे चलें, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग। देखो फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज एक किसान प्रोड्यूस करता है, जब उसमें एडिशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक किसान ने मैंगोज बनाए मतलब प्रोडक्शन की, मैंगोज हो गया, ठीक है। अब मैंगो वो मार्केट में बेचेगा तो उसको 1 किलो मैंगो जो है वो 50 रुपए में बेचने। बट अगर उसकी प्रोसेसिंग हो जाए तो उसका जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। प्रोसेसिंग से क्या हो जाएगा, वो खराब भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंगो से मैंगो जूस बन गया। अब मैंगो जूस में प्रिजर्वेटिव डाल के ये मैंगो जूस 6 महीने तक चल सकता है और महंगा भी बिकेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस कर देते हैं फूड में। चलो जी, द गवर्नमेंट विल प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। हार्वेस्ट करने के बाद, कटाई करने के बाद, इकट्ठा कर लिया जब हमने फसल अपनी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नैनो डैप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन पे सवाल पूछ लेगा आपको। बोल रहा है जी क्या करो, ये बढ़ावा दे रहे हैं नैनो डैप को। डैप क्या है आपका, देखो डाई अमोनिया फॉस्फेट, ठीक है दोस्तों। गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। ये क्या है, एक तरीके का लिक्विड है। ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा फर्टिलाइजर का, ठीक है। किसका काम करेगा, फर्टिलाइजर। वही बोल रहा है तो इसको एक्सपांड किया जाएगा ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में, ठीक है जी। ये फर्टिलाइजर है कि इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इसको प्रोड्यूस कर रही है और लोगों को दे रही है, किसानों को दे रही है एज ए फर्टिलाइजर यूज। जो हार्मफुल आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन पे कहीं ना कहीं दबाव जो है उसको कम करने के लिए। चलो, इसके बाद में बात चल रही है आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान स्ट्रेटेजी। दोस्तों ऑयल सीड्स की अगर आप बात करते हैं ना, ऑयल सीड्स का मतलब क्या है, वो सारे के सारे सीड जिससे हम ऑयल बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पाम ऑयल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के ऑलिव ऑयल है, फॉर एग्जांपल के लिए लिनसीड है, मस्टर्ड है, कितने भी ऑयल्स हैं, ठीक है। ऑयल्स बनाने में इंडिया अभी बहुत पीछे है, हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं ऑयल सीड्स को, बहुत ज्यादा। तो उसी पे बात चल रही है कि हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी टू बी फॉर्मुलेटेड, स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी टू अचीव आत्मनिर्भर भारत फॉर ऑयल सीड्स में भी क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। कॉम्प्रहेंसिव फार्मिंग फॉर डेयरी डेवलपमेंट से भी बात चल रही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, टू एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी, डबल एक्सपोर्ट्स, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आप बोल सकते हैं सी फूड से, ठीक है जी। हमें क्या करना है, सी फूड्स पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ी है। हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसको बढ़ाएंगे। और कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और 5 ऐसे इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे जहां पे इनकी प्रोडक्शन जो है सी फूड की जाएगी, इंपॉर्टेंट है। चलो जी, यहां पे जिक्र आया दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का, ठीक है जी। ब्लू रेवोल्यूशन is related to fisheries, production of fishes, blue revolution, very important। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बजट से आपको सीधे सीधे सवाल आएंगे, ठीक है जी। बजट के बिना आप जा ही नहीं सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। आगे चले, देखो बोल रहा है कि अगर आप बजट का एस्टिमेशन देखते 2023-24 से, ठीक है, तो ये आपका 2025 करोड़ का इसका एस्टिमेशन था, जो बढ़ के 2352 करोड़ हो चुका है, ठीक है जी। 2352 करोड़ 24-25 में रहेगा हमारा, किसके लिए, फिशरीज के लिए, फिश प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। वेट, टैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब टैक्सेशन पे बात चलती है। देखो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन ट्रिपल्ड, ठीक है जी, इन लेस 10 ईयर्स, ठीक है जी। आप देखेंगे पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ चुका है। नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न फिलर्स स्वेल टू 2.4 टाइम्स,
फास्टर रिफंड्स, देखो फास्टर रिफंड्स का मतलब क्या है यार, जब हम टैक्स भरते हैं ना, टैक्स भरते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, वो जो टैक्स हमने भरा होता है उसका कुछ पैसा हमें वापस मिलता है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं रिफंड। तो बोल रहा है जहां पे पहले 93 दिन का टाइम लग रहा था प्रोसेसिंग में, आज वो कहां पे 10 दिन का टाइम लग रहा है। तो ये हमारी अचीवमेंट है, यानी कि अचीवमेंट बताई जा रही है, ठीक है जी। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन डबल हो चुका है, ठीक है जी, मंथ में जो कलेक्शन हो रही थी, ठीक है जी, 1.66 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 24 ईयर, ठीक है। तो ये डबल हो गया है जीएसटी। डे बेसिस की बात चल रही है दोस्तों, सॉरी मंथली बेसिस, एक महीने में जो जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है डबल हो चुका है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं जी जीएसटी को लेके पॉजिटिव सेंटीमेंट्स भी आए हैं लोगों में। क्या बोल रहे हैं, 94% ऑफ लीजर व्यू ट्रांजेक्शन जो जीएसटी इज लार्जली पॉजिटिव, इनको ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स फील जीएसटी हैज लेड टू सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, इतना भी ऑर्डर नहीं है। चलो, डिक्लाइन इन इंपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे इंपोर्ट्स में भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है जी। सिंस 2019 हमने 2019 के बाद में अपने जो इंपोर्ट्स हैं उसमें भी डिक्लाइनेशन हमें देखने को मिली है, जैसे कि 47% इन इनलैंड कंटेनर डिपोट्स, 28% एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस एंड 27% एट सी पोर्ट्स। नॉट इंपॉर्टेंट, टैक्स प्रपोजल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है, सबको बेसब्री से इंतजार होता है कि टैक्स में क्या होगा, ठीक है जी। अब यह बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूटी इन टैक्स, सर्टन टैक्स बेनिफिट्स टू स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट मेड बाय सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ सम आईएफएससी यूनिट अर्लियर एक्सपायरिंग ऑन 31/3/2024 एक्सटेंडेड अप टू 31/3/2025 एज इट इज। जो टैक्स था एज इट इज रखा है अभी के लिए, बोला जी 2025 तक, उसको हम क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है जी। विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड छोड़ दें। रिटेंशन ऑफ सेम टैक्स रेट को रिटेन किया जाएगा। देखो, फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज सेम रहेंगी। फॉर कॉर्पोरेट टैक्स जो 22% था फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज सेम रहेगा। 15% फॉर सर्टन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सेम रहेगा। नो टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स पेयर विल कम अप टू 7 लाख अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। तो नया टैक्स रिजीम आएगा ना, तो 7 लाख तक जिनकी इनकम होगी दे विल बी फ्रीड फ्रॉम द टैक्सेशन, उनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है जी, जो कि एक अच्छी बात है, लोगों को टैक्स में थोड़ी सी रियायत मिलेगी। रुपीज कम फ्रॉम, देखो अब ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका। देखो दोस्तों, 2000 अगर आप 2024 और 2025 के हिसाब से अगर आप बात करें कि भाई कितना पैसा कहां से आ रहा है, तो मान लो जी अगर 1 रुपया आ रहा है या 1 रुपया छोड़ के 100 रुपए टोटल आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है जी, तो उसमें से 28% कहां से आ रहा है, उधारी का पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी का पैसा आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा पैसा आ कहां से रहा है, उधारी से, लोन से। गवर्नमेंट लोन बहुत ज्यादा ले रही है, कितना, 28%। उसके बाद में दूसरा अगर इंपॉर्टेंट पैसा जहां से आ रहा है वो है 19% इनकम टैक्स से, पहला उधारा, दूसरी इनकम टैक्स। तीसरा जो 18% का पैसा आ रहा है ये जीएसटी और बाकी टैक्सेस से, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा, ठीक है जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, इसके बाद में आप देखेंगे, और उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, बिजनेसेस से जो पैसा आ रहा है, कंपनी से जो टैक्स लगता है 17% वहां से आ रहा है, ठीक है जी। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों, नॉन टैक्स रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, कस्टम से 4%, यूनियन। देखो, अगर आपको नॉन टैक्स रिसीट समझनी है, नॉन टैक्स रिसीट इसमें नहीं समझ पाएंगे, लंबी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, ये मैं आपको अलग अगली वीडियो में बताऊंगा, फिर आपको पूरा का पूरा बजट समझ आएगा, आप खुद भी पढ़ पाएंगे वो क्या मतलब है, ठीक है। चलो, तो आप कम से कम ये याद रखें, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, बोरोइंग से, दूसरा पैसा कहां से आ रहा है, इनकम टैक्स से, इंपॉर्टेंट है। नाउ रुपीज गोस्ट, पैसा आ तो रहा है, अब देखते हैं पैसा जा कहां रहा है। मान लो अगर 100 रुपए की इनकम हुई, इसको लगाना है, तो सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है, सबसे कम पैसा कहां जा रहा है। चले जी, इधर भी देखो दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा पैसा लोन से आ रहा था, तो सबसे ज्यादा पैसा यानी कि 20% लोन का इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है, जो कि बड़ी दुख की बात है हमारे लिए, ठीक है। 20% पैसा इधर ही जा रहा है।
ठीक है जी, चलो जी। और 20% पैसा आप देखेंगे स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, स्टेट को भी कुछ पैसा देना ना, स्टेट का भी तो शेयर होता है ना टैक्स में, उनके पास चला जाएगा। ठीक है जी, चलो जी। इसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, ठीक है, उसमें 8% जा रहा है। सेंट्रली सेक्टर स्कीम, इसमें 16% जा रहा है। सब्सिडीज भी देती है गवर्नमेंट, ठीक है जी, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दी, सोलर पैनल पे सब्सिडी दे दी, एलपीजी पे सब्सिडी दे दी, तो 6% सब्सिडी पे, 8% डिफेंस पे, 4% पेंशन में, और बाकी खर्चा जो है आपका 9%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 8%। तो अभी भी आप ये समझ लें कि सबसे ज्यादा पैसा जाता कहां है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024-2025 इंटरिम बजट के हिसाब से किस सेक्टर को कितना पैसा एलोकेट हुआ है, आइए समझते हैं। ये देखिए, नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6.2 लाख करोड़ रुपीस, सबसे ज्यादा पैसा। दूसरे नंबर पे जो पैसा मिला है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 2.78 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तीसरे नंबर पे 2.55 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चौथे नंबर पे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2.03 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़। और ये आप देख सकते हैं केमिकल्स, कम्युनिकेशन एंड एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर पे। ठीक है दोस्तों, चलें, ये आपका पैसा था। चलो, और ये कुछ और स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट पैसा एलोकेट कर रही है, जैसे कि एमजी नरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में आप देखेंगे 2024-2025 में, ठीक है जी, चलो 86,000 करोड़ रुपीस इसमें एलोकेट किए गए हैं। आयुष्मान भारत स्कीम जो है आपका, इसमें 75,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। ठीक है जी, चलो जी। इसमें आप देखेंगे आपका सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में 69,000 रुपीज करोड़ एलोकेट किए गए हैं। 6,200 करोड़ रुपीस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसमें गए हैं। चलो जी, हाइड्रोजन नेशनल ग्रीन मिशन 600 करोड़ रुपए इसमें गए हैं। चलो जी, नाउ दोस्तों रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। देखो, रिसीट का मतलब गवर्नमेंट का इनकम, रिसीट का मतलब गवर्नमेंट का इनकम, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर का मतलब स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, आइए इनको अभी हम समझते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा जाएगा, क्या एस्टिमेशन है उसका, वही हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो जी, इनकम इन लाख करोड़ की बात चल रही है। ठीक, अगर आप 2023 और 24 की अगर आप इनकम की बात कर रहे हो, ठीक है, इनकम की बात कर रहे हो, तो 27 लाख करोड़ रुपीस की इनकम थी। नाउ ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अभी कितना होगा, 30 लाख करोड़ की इनकम हुई, यानी कि हमारा रेवेन्यू रिसीट जो है ये बड़ा है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है जो रेगुलर बेसिस पे पैसा आता है। ठीक है जी, रेगुलर इनकम। ठीक है जी। वहीं कैपिटल रिसीट की बात करें, कैपिटल रिसीट का मतलब जो वन टाइम पैसा आता है। ठीक है, देखो, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट का मतलब कि कुछ पैसा रेगुलर बेसिस पे आता है। जैसे गवर्नमेंट जो है फाइन चार्ज करती है, ठीक है जी, फाइन के बाद में आपके पेनल्टीज चार्ज करती है, ठीक है, टैक्स चार्ज करती है, तो वहां से रेगुलर पैसा आ रहा है। ठीक है, वन टाइम पैसा का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कोई लोन ले लिया, गवर्नमेंट ने कोई कंपनी बेच दी, तो वो वन टाइम पैसा। चलो जी, जहां 2023-24 में, ठीक है जी, 18.7 लाख करोड़ रुपए आ रहे थे, और यहां पे आप देखेंगे इस बार हमें कितने एस्टिमेशन है कि 17.6 लाख करोड़ रुपीस हमारे पास आएंगे वन टाइम इनकम से। ठीक है, चलो जी, इसके बाद एक्सपेंडिचर की बात कर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि रेगुलर जो पैसा जाएगा, जैसे कि सैलरीज देनी है, पेंशन देनी है, ठीक है, रेगुलर एक्सपेंडिचर, और ये होगा वन टाइम एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, चलो जी, यहां पे आप देखेंगे 36.5 लाख करोड़ रुपीस का एस्टिमेशन है कि ये खर्चा हमारा होगा रेगुलर बेसिस पे, और लगभग 15 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमारा खर्चा होना है। ठीक है जी, विद दिस सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। होप आपको ये काफी बातें सीखने को मिलेगी। अगली वीडियो हम इनके एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे, तब आप देखेंगे आपको कितना समझ आया है और क्या क्या पॉइंट्स हमने इसमें से निकाल के, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंस एमसीक्यूज बन सके वो मैं आपको बनाऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।